मैरिड या अनमैरिड पार्ट 2। सुदर्शन अपने बारे में बता रहा था और मैं अपने रूम की खिड़की से पश्चिम दिशा की ओर सरकते सूरज को देख रही थी। सुदर्शन के साथ हुई बातचीत से मुझे समझ आ गया था कि यह मेरे सपनों का राजकुमार नहीं है। सुदर्शन ने मेरे हाथ में सोने के कंगन को देखकर मुंह को सिकुड़ते हुए कहा, "यू लाइक गोल्ड?" मैंने कहा, "हाँ, पर ये कंगन मम्मी के हैं।" हाउ ओल्ड फैशन। इस बार तो सुदर्शन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे सोने के कंगन नहीं, कोई बहुत ही बुरी सी चीज हो। वह बोला, "मुझे तो प्लेटिनम पसंद है, तुम्हें भी प्लेटिनम पहनना चाहिए, और इस शूट की बजाय तुम बॉडी हगिंग ड्रेस पहनती तो और भी खूबसूरत लगती। स्लिम फिगर हो, इसलिए तुम हाई नेक और पफी शोल्डर वाला फ्लोर लेंथ गाउन पहन सकती थी, अच्छा लगता तुम पर।" सुदर्शन खुद को ट्रेंडी बताने के लिए मुझे अपनी पहनी हर चीज के बारे में बताने लगा। ये जो घड़ी है ना, मोवाडो अल्ट्रा स्लिम, ये 70,000 की है, और ये शूज शायद मालदीव से लिए थे। प्योर लेदर 50,000 के हैं। परफ्यूम तो मुझे फॉरेन के ही पसंद हैं। सुदर्शन की बातें सुनकर मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूँ और सेल्समैन मुझे सामान दिखा रहा है उनकी कीमतों के साथ। मैं सुदर्शन की बातें अनमने मन से सुनती रही, और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। आज अस्ताचल की ओर बढ़ते सूरज की गति भी मुझे बहुत धीमी लग रही थी। लगता है सूरज भी मेरी सगाई पक्की करके ही चैन की सांस लेगा। अभी तो 4 ही बजे हैं, सूरज तो अपने समय पर ही ढलेगा ना। मेरे मन ने मुझसे बड़ी मासूमियत से कहा। कमरे में मम्मी ने प्रवेश किया। ट्रे में चाय लेकर प्रफुल्लित मन से मम्मी अपने कदम ऐसे बढ़ा रही थीं मानो सुदर्शन नहीं, साक्षात विष्णु जी ही आज हमारे घर आ गए हों। मम्मी के आने से मैंने राहत की सांस ली। मम्मी सुदर्शन से बात करने लगीं और मैं चाय की चुस्कियों में खो गई। चाय खत्म करके हम लोग हॉल में आ गए। 15-20 मिनट बात करने के बाद उन लोगों ने हमसे विदा ली। उनकी तरफ से रिश्ता पक्का था। मम्मी पापा उन्हें गेट तक छोड़ने गए। मैं सोफे पर बैठी रही। अब सिर्फ मेरे यहाँ कहने भर की देरी थी और चट मंगनी पट ब्याह हो जाता। मैंने मम्मी पापा से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, "ये मेरे जीवन से जुड़ा फैसला है, मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।" यह कहकर मैं अपने रूम में आ गई। मनमाफिक कोई काम या चर्चा न हो तो उसमें शामिल होने पर हम बिना किसी श्रम के भी बहुत थक जाते हैं। आज की दिनचर्या ने मुझे भी थका दिया था। मैं ड्रेस चेंज करने के बाद सो गई। शाम के 6 बजे मेरी नींद मंदिर की घंटी बजने से खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे हॉल में गई। मम्मी दिया बत्ती कर रहे थे और पापा टीवी देख रहे थे जिसमें राम कथा का प्रसारण चल रहा था। कितना सुखद पल था ये। बैंगलोर में तो इस समय मैं ऑफिस में रहती और वहां कहाँ सुनाई देती हैं मंदिर की घंटियां। वहां तो बस फोन की रिंगटोन, ऑफिस की टेबल पर रखी बेल की ट्रिन, गाड़ियों के बजते हॉर्न ही इन कानों को नसीब हुआ करते हैं। मैं भी सोफे पर बैठकर राम कथा सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही मम्मी चाय लेकर आई। मुझे चाय का कप थमाते समय मैंने मम्मी की आंखों में कई प्रश्नों का सैलाब देखा, मानो मुझसे उनकी आंखें पूछ रही हों, "क्या हुआ? कुछ सोचा?" मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। मम्मी ने सोफे पर बैठते हुए मुझसे वही प्रश्न किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं कुछ कहती उसके पहले ही राम कथा में कथावाचक ने भजन गाना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल मेरी स्थिति से मेल खा रहा था। सोने की लंका न मिले, माँ अवधपुरी की धूल मिले। भजन ने मेरे मनोबल को इस कदर बढ़ा दिया कि मैंने हिम्मत करके सच कह दिया, "मुझे सुदर्शन पसंद नहीं है।" मम्मी कहकर मैंने अपनी गर्दन नीचे कर ली और चुपचाप चाय पीने लगी। जाहिर सी बात है मम्मी, पापा मेरे इस जवाब से उदास हुए होंगे। शायद दोनों ने उदास नजरों से एक दूसरे की ओर देखा भी होगा। मैं गर्दन नीचे किए हुए ही चाय के घुट पीती रही। अब लग रहा था कि जीवन भर दुख के घुट पीने से मैं बच गई। चाय का प्याला किनारे रखकर मैं उठी और मम्मी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। मम्मी चुपचाप टीवी पर आंखें गड़ाए हुए थे, पर उनके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा हो। मैंने मम्मी के घुटनों पर हाथ रखे और फर्श पर बैठते हुए मैंने मम्मी से पूछा, "आप मेरे मन मुताबिक लड़के से शादी करके मुझे खुश देखना चाहते हैं, या अपने मन मुताबिक लड़के से शादी करवाकर अपनी खुशी चाहते हैं?" मम्मी ने प्यार भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "बेटा, तेरी खुशी मायने रखती है। क्या मैं अभी खुश नहीं हूँ?" मैंने मम्मी से अगला प्रश्न किया। मैंने मम्मी को यकीन दिलाते हुए कहा, "मुझे भी आजीवन अकेले नहीं रहना है। मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी हो, मेरा परिवार हो,
मैं भी पर्दे और कुशन खरीदूं। पर मुझे सिर्फ किसी रस्म और रिवाज की तरह शादी नहीं करना है। चंद मिनटों में किसी अजनबी से हुई बात के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। मैंने हमेशा आप दोनों की हर बात मानी, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपकी नजरें नीची हों। फिर आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मुझे किसी के भी साथ बांध देना चाहते हो तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। सुदर्शन अच्छा लड़का है, पर मेरे लिए नहीं बना है। मम्मी, पापा दोनों पहली बार मुझसे सहमत दिखाई दिए। दोनों की आंखों में एक चमक थी। शायद उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जिसके लिए उसके जैसा ही कोई राजकुमार आएगा। रात कितनी शांत और रहस्यमयी सी होती है, मानो काले घने अंधेरे में न जाने कितने ही रात छुपाए हुए हों, या यूं कहें कि अंधेरों को समेटे हुए यह रात एक सबक दे रही हो कि फिक्र न कर, उम्मीद कायम रख। आशा की किरण लिए एक नई सुबह आएगी और गम के काले घनघोर बादल छट जाएंगे। आज मेरी आंखों में नींद का कतरा लेश मात्र भी न था। नींद आती भी तो कैसे? मम्मी पापा को तो मैंने समझा दिया था, पर खुद को कैसे समझाती? काश हम खुद को बेवकूफ बना पाते, झूठी तसल्ली या सांत्वना देकर खुद को ढांढस बंधा पाते, अंदर से टूटकर बिखर जाने पर मन के टुकड़ों को सहेज पाते। कितना मुश्किल होता है ना खुद को समझा पाना। मेरे भीतर एक युद्ध छिड़ गया था जिसमें मैं खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रही थी। मेरे भीतर अकेलेपन ने घर बना लिया था जो मुझे खोखला कर रहा था। मैं कब तक अकेली रहूंगी? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी? क्या सपनों के राजकुमार की कहानियां महज मनोरंजन के लिए गढ़ी गई थीं? ऐसे असंख्य प्रश्नों का भंवर मेरे मन के समुद्र में गोते खा रहा था। विचारों के बहाव में बहते हुए कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं देर से जागी। दिन चढ़ गया था। खिड़की पर लगे महीन पर्दों से छनकर आती हुई गुनगुनी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मम्मी दरवाजे के बाहर से ही 2 बार चाय का पूछ चूंकी थीं। मैं उठी और डाइनिंग रूम में चली गई। पापा रेडियो लेकर बैठे हुए थे। उसके पुर्जे खोलकर वो इतनी शिद्दत से उसकी मरम्मत में लगे हुए थे मानो वो बरसों से रेडियो सुधारने का ही काम करते आए हों। मम्मी चमेली की बेल से फूल तोड़ रही थीं। मैं निंदी सी सोफे पर जाकर बैठ गई और पास में रखा पेपर उठाकर हेडलाइन पढ़ने लगी। तभी मेरी नज़र पेपर पर लिखी तारीख पर पड़ी और मेरी आंखों में बची हुई नींद छूमंतर हो गई। अचानक ही मुंह में किसी सुपरहीरो की तरह शक्ति आ गई। अरे, आज तो स्कूल की रियूनियन पार्टी है। मुझे तो 12 बजे स्कूल पहुंचना है। मैं चिड़ियों सी फुदकती हुई अपने कमरे में आ गई। फटाफट नहा धोकर तैयार होकर फिर से डाइनिंग रूम में आ गई। मम्मी अब भी बाहर ही थीं। मैंने पापा से अपनी स्कूटी की चाबी मांगी तो वो बोले, बेटा कार ही ले जा, मौसम भी आज कुछ बिगड़ा हुआ है, शायद बारिश हो। मैंने पापा का तकिया कलाम कहते हुए मुस्कुराकर कहा, भोपाल की तंग गलियों से जब गुजरना हो तब उड़न खटोला ही काम आता है। कार नहीं, स्कूटी की चाबी लेकर मैं फुर्ती से बाहर निकल गई। मम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा चाय? स्कूटी को स्टार्ट करके मैंने कहा, चाय नहीं अब्बाएं, शाम को लौटूंगी। मैं स्कूल की ओर दौड़ती हुई सड़क पर अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी। मुझे अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ गए। कितने रूमानी थे वो दिन, बिल्कुल फूलों जैसे कोमल, तितलियों जैसे चंचल, झरनों जैसे निर्मल। ऐसे ही स्कूटी से मैं स्कूल जाया करती थीं। मन समुद्र की लहरों की तरह हिलोरें ले रहा था। स्कूल का यह रास्ता अब भी उतना ही सुहावना है। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आज मैं अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलूंगी। आज सूरज लुका छुपी खेल रहा है। लगता है मुझसे नाराज हैं कि अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रही हूं, और मेरी तो आज कोई पूछ परख ही नहीं हुई। बादलों के पीछे छुपे सूरज की ओर एक नजर देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराई और कहा, सॉरी दोस्त, आज तुम नाराज ही रहो। तुम्हारी ये नाराजगी भी सर आंखों पर, क्योंकि तुम्हारे यूं छुप जाने से मौसम कितना खुशनुमा हो गया है। मौसम का मिजाज देखकर मैंने अपनी स्कूटी सड़क के किनारे रोकी और फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फोन में गाना लगा दिया। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। गाने की समाप्ति मेरे स्कूल के गेट नंबर 3 पर हुई। मैंने ब्लूटूथ कान से हटाया और बैग में रख लिया और स्कूटी को पार्क करके मैं लाइब्रेरी से गुजरती हुई प्लेग्राउंड के बीचों बीच चलती हुई चारों ओर देखते हुए बढ़ती जा रही थीं। वही कैंटीन, वही प्लेग्राउंड, वही पेड़, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा 2004 में हुआ करता था। क्या मेरे सभी दोस्त भी वैसे के वैसे ही होंगे? कैसी होंगी वह दुबली पतली रीटा जिसको हम अगरबत्ती कहा करते थे?
और वह गोलू मोलू सा स्वप्निल जिसे सब ढोल कहते थे। क्या हैंडसम सा दिखने वाला वो मयंक जो हीरो बनना चाहता था, वह हीरो बन गया होगा? बेंच नंबर 2004 की पार्टी शिवाजी सभागृह में चल रही थी। मेरे कदम शिवाजी सभागृह की ओर बढ़ गए। सभागृह में छोटा सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा था। कुछ लोग ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे जो मंच पर खड़े लड़के की लय में लय मिलाकर गाना गा रहे थे। मैं हर एक चेहरे को गौर से देख रही थी। संजना दौड़कर आई और मुझसे लिपट कर बोली, यकीन ही नहीं था कि तुम आओगी। मैंने कहा, भाई तुमसे मिलने के लिए तो 7 समुद्र पार से भी आना पड़ता तो भी आती। अमित सर मेरी ओर ही आ रहे थे। उनको आता देखकर मैं भी उनकी ओर बढ़ी और सर के पैर छुए तो वो भावुक होकर बोले, तुम आज भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। कुछ देर की झिझक के बाद सभागृह में मौजूद सभी पुराने दोस्तों से पुराने अंदाज में बात होने लगी। हम एक दूसरे को पुराने नामों से पुकारने लगे, पर अब वह अगरबत्ती रीटा फूलकर कुप्पा हो चुकी थी और ढोल जैसे शरीर वाला स्वप्निल सूखकर पतला पापड़ बन चुका था। और मयंक अब उतना हैंडसम नहीं रहा। वह हीरो नहीं बल्कि हीरो मोटर्स कंपनी में मैनेजर बन गया है। सबसे मिलने के बाद भी मेरी खुशी आधी लग रही थी। मेरी नजरें हर तरफ आनंद को ढूंढ रही थीं। आनंद से दोस्ती टूटे सालों बीत गए। मुझे कभी मिलना भी नहीं हुआ उससे दोस्ती टूट जाने पर, लेकिन आज उसकी कमी खल रही थी। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, एक ऐसा दोस्त जिससे मैं हर बात शेयर किया करती थी। मुझे अपने ही ख्यालों में खोया देखकर संजना बोली, ओह मैडम, कहाँ खो गई? चल न कुछ खाते हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं संजना के साथ फूड स्टॉल की ओर गई। संजना ने मुझसे पूछे बिना ही करेले की सब्जी मेरी प्लेट में रखते हुए कहा, खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। मैंने संजना को गुस्से से ऐसे घूर कर देखा मानो उसकी इस हरकत पर मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। हमने खाना शुरू किया। मैंने जैसे ही करेले की सब्जी का निवाला मुंह में डाला, मंच से अमित सर का अनाउंसमेंट सुनाई दिया, डियर स्टूडेंट्स, दिल थाम कर रखिएगा क्योंकि अब आ रहे हैं हमारी बेंच के किशोर कुमार आनंद उपाध्याय। यह सुनकर करेले की कड़वाहट की जगह मेरे मुंह में मानो मिठास घुल गई। मेरी नजरें मंच के पास लगें, दरवाजे पर जा टिकी। हवा की फुर्ती सा दरवाजे से आनंद आया और मंच पर चढ़ गया। माइक को हाथ में लिए हुए वह भीड़ की ओर देखते हुए बोला, देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, पहले गाना फिर खाना, उसके बाद आप सबसे मुलाकात करूंगा। उसकी इस बात से सभागृह ठाकों से गूंज उठा। उसने वही गाना गाया जो वह स्कूल की कैंटीन में गाया करता था, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। यादों की किताब जब खुलती है तो उसके पन्नों से अक्सर खुशनुमा लम्हों की महक आती है। हर पलटता हुआ पन्ना दिल को एक रूमानी एहसास से भर देता है। आनंद को गाता हुआ देखकर मैं अपने अतीत में खो गई। आनंद क्लास 10th में न्यू स्टूडेंट की तरह आया था, पर उसके वाचाल और मिलनसार स्वभाव के कारण चंद दिनों में ही वह लगभग आधी क्लास का दोस्त बन गया था। आनंद कभी कोई क्लास बंक नहीं करता। वह हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठना पसंद करता था और इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की बजाय हमेशा पढ़ाई में मशरूफ रहता। आनंद और मेरी दोस्ती की वजह भी यही थी। आनंद बिल्कुल मेरी तरह था। हम दोनों जब भी फ्री होते तो कैंटीन में समोसे खाने जाते। कैंटीन में हम दोनों पुरानी फिल्म के गीत गुनगुनाते। साल बीतते गए और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। आनंद ने मुझे कभी भी किसी बात पर ऐसा महसूस नहीं करवाया जिससे मुझे लगे कि वह मुझ पर कोई बात थोप रहा है। बहुत सी बातें ऐसी भी होती थीं जहां हमारे विचार नहीं मिलते थे, पर आनंद हमेशा यही कहता कि तुम जिस नजरिए से देख रही हो वह भी सही है। हम दोनों की आपसी समझ बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि हम दोनों का कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन 14 फरवरी का वह दिन हमारी दोस्ती पर काल बनकर आया था। उस दिन आनंद गुलाब के फूल और कार्ड लिए मेरे पास आया था और उसने कहा था, कॉलेज के एक लड़के ने तुम्हारे लिए दिया है। वह लड़का कौन था यह तो मुझे आज भी नहीं पता, पर मेरा गुस्सा आनंद पर ही फूटा। मैंने कार्ड और फूल आनंद के मुंह पर फेंकते हुए कहा था, किसी के मैसेंजर बनकर आए हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इन बातों से सख्त नफरत है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गुस्से से आग बबूला होकर मैं वहां से चली गई थी। मैंने आनंद के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। मार्च में फाइनल ईयर के एग्जाम थे जो अप्रैल फर्स्ट वीक तक चले। एग्जाम के बाद मैं अपनी नानी के घर चली गई। परीक्षा परिणाम के समय भी मैं कॉलेज नहीं गई। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। उसके बाद मुझे जॉब का ऑफर मिल गया।
और मैं बेंगलुरु आ गई। 14 फरवरी पर जो झटका आनंद ने मुझे दिया था, उस झटके से हम दोनों की दोस्ती टूट गई। न उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश की, न मैंने। अतीत की कड़वी यादों ने मन को भारी कर दिया था। मुझे अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ। मैं पानी लेने के लिए स्टॉल की ओर जा ही रही थी कि हाथ में पानी की बोतल लिए हुए आनंद मेरी ही तरफ आता दिखाई दिया। मेरे नजदीक आकर उसने बोतल को मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, मुझसे फिर से दोस्ती करोगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। हम दोनों कुर्सी पर बैठ गए। आनंद और मेरी दोस्ती के समीकरण अब बदल गए थे। अब हम बेतकल्लुफी से बात नहीं कर रहे थे। सालों बाद हुई बातचीत में झिझक और औपचारिकता ही महसूस हो रही थी। आनंद ने कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कहा, आई एम वेरी सॉरी मालिनी, मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना था। तुमने जो गुलाब मेरे मुंह पर मारे थे, उसके कांटे भी मुझे इतने नहीं चुभे थे, पर तुमसे दोस्ती टूट जाने का दंश सालों तक चुभता रहा। एक्चुअली मुझे भी अफसोस है। उस दिन के अपने बर्ताव पर मैंने अचकचाकर आनंद से कहा, वो बात ये है आनंद कि कई बार हम दुनिया को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। हम इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमें उसी नजर से देखें जैसा हम चाहते हैं। आनंद ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, खैर छोड़ो और सुनाओ, कैसी कट रही है जिंदगी? मैंने हंसकर कहा, जब स्कूल कॉलेज में थी तब लगता था मानो सपने और जिंदगी दोनों मेरी मुट्ठी में कैद हैं। अब लगता है जिंदगी मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह फिसल रही है। बड़े शहर में आधी अधूरी जिंदगी जीती हूँ। चॉपस्टिक से खाना सीख लिया है। सो कॉल्ड सक्सेसफुल जिंदगी से खुश हूँ। तुम बताऊं कुछ? आनंद मेरी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बस चेहरे पर अब वो लड़कपन नहीं है। अपने बारे में क्या कहूँ? तुमसे दोस्ती टूट जाने के बाद मैं भी बहुत टूट गया था। मैंने भी भोपाल छोड़ दिया और दिल्ली चला गया था। अब आर्किटेक्चर हूँ। कुछ महीनों पहले पापा गुजर गए, इसलिए अब भोपाल में ही रह रहा हूँ। मैंने दुख करते हुए कहा, ओह बहुत बुरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, वरना तुमसे संपर्क जरूर करती। अचानक हम दोनों चुप हो गए। आनंद मंच की ओर देखने लगा और मैं अपने मोबाइल में देखने लगी। मुझे सच में आनंद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आनंद की मम्मी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थीं, जिन्हें याद करके अक्सर उसकी आंखें गीली हो जाया करती थीं। आनंद कितना अकेला हो गया होगा ना? सोचकर ही मेरा दिल किसी सूखे हुए पत्ते की तरह कांप उठा। मैं आनंद से एक प्रश्न पूछना चाहती थी, मैरिड या अनमैरिड? जिस प्रश्न को सुनकर मैं चिढ़ जाया करती हूँ, वही प्रश्न मैं आनंद से कैसे पूछूं? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।